हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स में आई हेल्प यू में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। तो आज उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चलेगा। तो पहले मुझे क्लास शुरू करने से पहले ये बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? पंचाम अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश जुड़ चुके हैं, जीत तोमर जुड़ चुके हैं। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 3 बार जीत तोमर को गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है। प्रियंका राय गुड इवनिंग। चलिए, तो जब अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया था विकास चैप्टर में वो सभी आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले थ्योरी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। फिर हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार उसका वायुमंडल बना। उसके पश्चात हमने देखा था कि पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई। अब इस जीवन की उत्पत्ति तो हो गई, तो इसके क्या क्या प्रमाण थे जिसे हमने जैव विकास कहा। जैव विकास के अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रमाण पढ़े थे, एक एक पॉइंट हमें अच्छे से पता होगा। क्लियर? उसके बाद हमने आगे चल करके देखा था कि यहाँ पर क्या देखे था हमने लास्ट टाइम, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। पर आज का जो टॉपिक हो, हाँ, डार्विनवाद भी देखा था, फिर लैमार्कवाद देखा था, है ना। इन्होंने किस प्रकार से ये सब चीजें बताई थी, जैव विकास हो रहा है ना, इस प्रकार से ये सारी बातें पढ़ ली थी। आज का जो टॉपिक होगा ये आपका एक थोड़ा सा गणित वाला कह सकते हैं, उसके बेस में होगा। तो हार्डी-बीनबर्ग सिद्धांत ये आज आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको इजी वे में समझना है, बिना ज्यादा सोचे समझे। बहुत इजी है और छोटा सा है, इसलिए आप सभी को अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं। अंजलि दीक्षित, आशुतोष धर, प्रियंका राय, केडी, आदित्य कुमार, बापू मौर्य, सिंह, जीत तोमर, ठीक है, अजय बिंद, सब जुड़ चुके हैं। और साथ साथ लिंक को शेयर भी कर दिया करो, अपनी क्लास के बच्चों को बुला दिया करो कि चलो भाई मैम की क्लास हो रही है, आ जाओ, थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा अच्छे नंबर लेके आ जाएंगे। शिबू कुमार, इंदिरा, जीत तोमर, जल्दी करा दो। हाँ, आकाश में आपके साथ शुरू से जुड़ी होती ना तो जल्दी जल्दी अभी तक खत्म हो जाता और रिवीजन कराती और साथ साथ आपको होमवर्क भी देती। ठीक है, प्रदीप कुमार, हाँ कोशिश करूंगी मैं। जीत तोमर, प्रदीप, ठीक है। अजय कश्यप भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद यादव, नेहा यादव, राधे राधे, जय हिंद, ठीक है, वेरी गुड। सबको गुड इवनिंग। हाँ, पंचाम जी कह रहे लाइक करते, अच्छी बात है, और शेयर भी करिए, और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कर दीजिए, उससे तो मुझे एनर्जी मिलती है। मैं अभी 11th में पढ़ा ही रही थी कि प्रकाश श्वसन में पौधे किस प्रकार से ऊर्जा को मुक्त करते हैं और फिर उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पर मुझे एनर्जी देने वाले आप ही लोग हो, तो आप कमेंट कर लो, लाइक कर लो और शेयर करो, ताकि और बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिले। क्लियर? चलिए, ज्ञानेंद्र कुमार, हाँ, इनका क्वेश्चन क्या है कि एक यहाँ आप इसकी बात कर रहे हो कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो, आपको जो पढ़ना है आपको यूट्यूब में यहाँ पर फिजिक्स में आई हेल्प यू में आपको फिजिक्स मिल रही है, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों क्लासेस मिल रही है। तो आप अपना टाइम डिसाइड कर दो, सारी टाइम टू टाइम आपको नोट करना है और फिर पढ़ते रहना है। ठीक है, ज्ञानी कुमार, अजय कश्यप, निशा मौर्य, निशांत कुमार, ठीक है। चलिए, फिर हो गया, अब सब आ चुके हैं, अब हम क्लियर करते हैं। अजय बिन, ठीक है, तो आपकी तैयारी मुझे लगता है बहुत अच्छे से चल रही होगी ना। कोई बात नहीं प्रदीप कुमार, आप वीडियो देख लेना और अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, तो हार्डी-बीनबर्ग सिद्धांत दिया था, और जो आपका सिद्धांत है उसी के नाम पर ही आपके जो वैज्ञानिक नाम है वो छुपे हुए हैं। यानी जिस वैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दे रखे हैं उनके नाम पर ये नाम है। हार्डी वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, ठीक है, और बीनबर्ग जो वैज्ञानिक थे वो आपके थे जर्मन के। तो सबसे पहले आपको हार्डी-बीनबर्ग पढ़ने से पहले आपको साइंटिस्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन साइंटिस्ट थे हार्डी-बीनबर्ग में। तो देखिए, इंग्लैंड के गणितज्ञ थे ये, तभी अभी आप देखोगे कि गणितज्ञ थे, इसलिए इन्होंने गणितीय रूप में समीकरण दी है, वो समीकरण भी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है,
तो GH हार्डी जो जीत थे, इन्होंने और इनके साथ जर्मन के फिजिशियन, ठीक है, बीनबर्ग, इन्होंने ये सिद्धांत 1908 में प्रतिपादित किया। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसे है जो एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, एकदम क्लियर रखना है। विष्णु कुमार गुड इवनिंग, डॉक्टर अजय पाल गुड इवनिंग, आशुतोष दत्त गुड इवनिंग। पर वो तो नेहा को गुड इवनिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे भी कर लिया था उन्होंने, अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है। तो हार्डी बीनबर्ग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या है यहाँ पर, छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि जनसंख्या क्या होती है तो आपके आंसर क्या क्या होंगे? अच्छे अच्छे आंसर भेज सकते हो आप, जल्दी से बताइए क्या होती है जनसंख्या। हाँ ठीक है, मैं बनाती हूँ तब तक अपने अच्छे अच्छे डायग्राम, ठीक है, बताओ, तब तक यहां पर आंसर आ जाने चाहिए। हाँ मैं तब तक अपना डायग्राम बना रही हूं, इसमें ये सब के सब जनसंख्या को बना रही हूं, लेकिन आपको डिफाइन आपको करना है अच्छे से। बताइए आगे आंसर किसी का? हाँ ठीक है, आस्था, अच्छा अवधेश, आप इस समीकरण में हम पहुंचेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, पहले आपको इजी वे में शुरू से समझना है आखिर है क्या वो चीज, क्या है हार्डी बीनबर्ग सिद्धांत। प्रदीप यादव, हाँ आपकी क्लासेस यही टाइम में चलती है, 6 बजे आपकी 12th की क्लास चलती है और 5 बजे आपकी 11th की क्लास चलती है, क्लियर, ठीक है। अश्विनी निषाद गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ मनुष्य की संख्या, जीत तोमर, मनुष्य बताए तो मनुष्य की संख्या, जनसंख्या किसी भी एक स्थान पर, है ना, हम अगर सिंपल वे में मैं हार्डी बीनबर्ग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि उन्होंने कहा किसी भी एक स्थान पर रहने वाले एक जाति का समूह, मनुष्य है, हम यहाँ इस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग कहीं भी उत्तर प्रदेश रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पर एक जाति का जो समूह होगा जो आपस में ही क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा, ठीक है, आपस में ही ब्रीडिंग करता है और फिर वहां अपनी संततियों को बढ़ाएगा, इसे हम कहते हैं जनसंख्या, ठीक है। वैसे ये ब्रीडिंग अलग अलग भी हो सकती है, हाँ, अगर हम बात करते हैं ये इंडिया के लोग हैं और ये अफ्रीका के लोग हैं, ये अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका, ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं अलग। वैसे जनसंख्या क्या है कि पूरे क्षेत्र के एरिया, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, किसी भी जीव किसी भी क्षेत्र में रहने वाली एक जाति का समूह, एक जाति का समूह जो आपस में ही ब्रीडिंग करके अपनी संतति का निर्माण करते हैं और अनेक संख्या बनाते हैं, वो तो जनसंख्या कहलाएगी, क्लियर। अब कभी कभी ये जनसंख्या, जैसे अभी हम मनुष्य की बात करेंगे तो वो तो ऐसा नहीं होगा ना, उसकी जो ब्रीडिंग होगी वो एक स्थिर समय तक नहीं होगी, यानी कि स्थिर एरिया पे नहीं होगी। यहाँ का मनुष्य अगर वो अमेरिका चला गया तो वो यहाँ पर भी ब्रीडिंग कर सकता है किसी और के साथ और फिर किसी और जाति का निर्माण कर सकता है, जाति मतलब वो मनुष्य ही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, पहले इस बात को समझना है। हार्डी बीनबर्ग ने क्या कहा कि यहाँ पर किसी भी एक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो होंगे, जाति जो होंगी, इन सब में क्या पाया जाएगा, इनका अनुवांशिक पदार्थ होगा, इनमें क्या होगा, जीन होगा, जीन बोलते हैं, आपने पिछला चैप्टर जो पढ़ा होगा जीन पढ़ा था। जब जीन की बात करते हैं, जब दो जीन यानी दो जीन आपस में ग्रुप में आते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, क्लियर। जीन की बात करें, जब जीन आपस में दो जोड़े में पाए जाएंगे, एक जोड़े में पाया जाता है तो हम इसे कहते हैं एलील, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होंगी, इसके पास भी एलील होगा, इसके पास भी एलील होगा, जब ये आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, उसी प्रकार की ही संतति का निर्माण करेंगे, है ना, कोई अलग की कोई संतति का निर्माण तो नहीं कर सकता है, यानी कि इनमें क्या होगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर इनकी संतति पैदा होगी तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है, इनका एलील सेम ही रहेगा, क्लियर, इनकी जीन जो होंगे वो सेम ही रहते हैं, इतनी बात क्लियर रखनी है, ठीक है। और अगर देखिए, ये तो हार्डी बीनबर्ग ने कहा है, लेकिन अगर क्या होगा, यहाँ का समूह अगर यहाँ चला जाता है, ठीक है, यहाँ का कोई मनुष्य यहाँ चला गया, अमेरिका में कोई जाति चली गई और वो दूसरी जाति के साथ ब्रीडिंग कर रही है,
ठीक है, मैटिंग कर रही है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे, यानी कि इसका एलील अलग होगा और इनका एलील अलग होगा। ठीक है, जब ये आपस में एलील इनके दोनों के ब्रीडिंग हो जाएगी, उसके पश्चात जो संतति बनेगी उसमें अलग जीन होंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, जो ये वाला नियम होगा, ये हार्डी-बीनबर्ग के जो सिद्धांत दे रखा है उसका अनुपालन कर रहा है। यानी कि उन्होंने कहा था अगर एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाली जाति होगी, आपस में ही ब्रीडिंग करेगी, तो उनकी जो संततियों में आने वाले एलील होंगे वो सेम ही होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो अपरिवर्तन रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? हाँ ठीक है, बाबू मौर्य, यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए, हाँ जीत तोमर, आप जनरल नॉलेज भी साथ साथ बताते रहोगे, अच्छी बात है। चीन की सबसे ज्यादा जनसंख्या, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वैज्ञानिक के नाम याद रखना है, कौन से सन में, 1918 में। याद रखना है कि जो इंग्लैंड के गणितज्ञ थे, आगे चलकर जब आप गणितज्ञ जो समीकरण देखोगे वो किन की देन है, जीएच हार्डी की देन है। ठीक है, इनमें इन्होंने जीन की आवृत्ति कैसी होगी, संतति बनी, उससे भी और संतति बनी, है ना, आवृत्ति हो रही है, बार बार दोहराया जा रहा है सेम ही जीन को, हम बोलते हैं ना आवृत्ति, तो बार बार क्या हो रही है, वही संतति, वही जो एलील होंगे वही दोहराए जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि जीन की आवृत्ति के अध्ययन के लिए एक इन्होंने सरल गणितज्ञ संबंध स्थापित किया था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? उनके अनुसार यदि किसी बड़ी जनसंख्या या आबादी में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, ठीक है, प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, जीन प्रवाह अनुपस्थित होता है और आबादी में संयोजित और मुक्त जनन हो, तो विभिन्न जीनों की अपेक्षा आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। मैंने क्या कहा कि अगर मेन बात है कि आपको यहाँ पर सेम चीज याद रखना है कि आपको पता है कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, उसमें जीन पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर जीन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, उसके पश्चात वो जाति कहीं और जाति के साथ ब्रीडिंग कर रही है, तो आगे चल करके जो पीढ़ी आएगी वो एक अलग एलील की बनी होती है। ठीक है, लेकिन हार्डी-बीनबर्ग के अनुसार था कि एक ही जाति, एक ही स्थान पर रहने वाले जब जाति आपस में ही ब्रीडिंग करती है, तो उनकी जो संतति उत्पन्न होंगी, बार बार जितनी भी संततियां उत्पन्न होंगी उनमें एलील क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक, चलिए ठीक है, रितु शर्मा आ गया, चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे चलते, एक जीव में जीन तथा उसके युग्म विकल्पी सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, कैसा भी जीन होगा वो क्या होता है, अपरिवर्तन रहेगा अगर वो एक ही स्थान पर पाया जा रहा है, क्योंकि वो कहीं और बाहर नहीं जा सकता है। यहाँ पर हमने देखा इस डायग्राम से, ये इस एरिया में तो ये बाहर नहीं जा सकते, अगर ये बाहर गए तो ये हार्डी-बीनबर्ग के सिद्धांत को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, हार्डी-बीनबर्ग ने कहा कि वो एक ही जाति के समूह हो और क्या करेंगे, वो आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे एक ही क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो तब क्या होंगे, जो भी आगे संतति बनेगी वो बार बार अपनी आवृत्ति को दोहराती रहती है, इससे कि आगे आने वाली पीढ़ी बार बार स्थिर बनी रहती है। बस इतना, बस क्लियर रखना है, समझ गए ना? हाँ बस ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यानी अब क्या हुआ, अगर वो जीन अपरिवर्तन है, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं अनुवांशिक संतुलन। इतनी बात भी ध्यान रखना है कि अनुवांशिक संतुलन किसे कहते हैं, अगर जीव संख्या के जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेन बात है, आप डीएनए को याद कर दो कि डीएनए में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो आप इसको क्या कहोगे कि ये है अनुवांशिक संतुलन हार्डी-बीनबर्ग के अनुसार। लास्ट में मैं आपका ओपिनियन पूछूंगी कि क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा, और ये बात भी ध्यान रखना, अगर ऐसा ही होगा, ठीक है, अगर यही सब चलेगा तो यहाँ पर जैव विकास देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जैव विकास में आप देख रहे थे कि हर बार जब जब जैव विकास हो रहा था कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे थे, चाहे वो जीन्स में होंगे, क्या वो संरचना में होंगे, हर बार परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हार्डी-बीनबर्ग का हमने अगर सिद्धांत लागू करा, तो अगर जितनी भी संततियां होंगी उनमें हमें जैव विकास देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे उनके पेरेंट्स होंगे आगे की सारी संततियां भी सेम टू सेम वैसी ही होगी, उनके एलील्स भी सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने यही बात है। अब देखेंगे, यदि द्विगुणित जीव संख्या में एलील ए, एक एलील क्या है आपका, कैपिटल ए दे रखा है, और एक एलील आपको स्मॉल ए दे रखा है,
ठीक है, इनकी आवृत्ति का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, हम इसको कह लेते हैं जो एलील ए है वो पी है, ठीक है, स्मॉल जो ए है उसका प्रतिनिधित्व क्यू कर रहा है, ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं हम पी से और इसे क्यू से करते हैं, तो ये निम्नलिखित समीकरण हमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो ये पी स्क्वायर है ये कैसे एलील है, ए यानी कि समयुग्मजी, ठीक है, और हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो क्या हो गई पी स्क्वायर, ये कुछ समयुग्मजी को डिनोट कर रही है, समयुग्मजी, तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि आपने इससे पहले वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समयुग्मजी विषमयुग्मजी, ठीक है। हम यहाँ पर बात करते हैं क्यू की, यानी कि ये क्या हो गए स्मॉल ए, ठीक है, और यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि विषमयुग्मजी, ठीक है, और ये क्या होगा अप्रभावी समयुग्मजी। इतनी बात किस किस को क्लियर हुई, क्लियर, क्या क्या बताया मैंने, ये सब एक दूसरे को डिनोट कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर जीन ए को हम ले रहे हैं यहाँ पर P से डिनोट करते हैं, A को हम Q से डिनोट करते हैं, तो जो समीकरण दी थी आपकी हार्डी-वीनबर्ग ने वो बताया था P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। और जो आवृत्ति बार बार हो रही है उसका मान हमेशा क्या होगा, A होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है, उसका मान जो होगा वो 1 होता है, क्लियर। सबसे पहले समीकरण में जो पद है उनको बारे में आपको पता होना चाहिए, P डिनोट कर रहा है समयुग्मजी को, ठीक है, 2pq डिनोट कर रहा है विषमयुग्मजी को, कैपिटल ए स्मॉल ए को, ठीक है, और Q स्क्वायर डिनोट कर रहा है आपको अप्रभावी समयुग्मजी को, और इनकी अगर आवृत्ति दोहरा रही है तो वो क्या होते हैं, हमेशा 1 होती है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलिए ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, मैं अगर इसमें समझाती हूं आपको, कहां बनाया था, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि यहां पर 100 जातियां निवास करती है, ठीक है, 100 जाति निवास करती है, क्लियर, समझ रहे हैं इसको एग्जाम्पल से कि क्या है, 100 जातियां निवास कर रही है इसमें, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे 100 जातियां तो है, अब बात करेंगे अगर हम इनकी एलील की बात करते तो 100 जाति यानी कि 100 जाति होंगी, इनमें क्या है, सब में एक एक जीन है अपना, क्लियर, 100 जीन भी पाए जाएंगे, और अगर हम जीन को एलील में व्यक्त करते हैं तो यानी कि एलील किससे बना होता है, 2 जीन से बना होता है ना, जब 2 जीन आपस में मिलते हैं तो हम उसे एलील कहते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 100 जातियों के एलील कितने होंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 200, है ना, 100 दूनी 200, यानी कि कितने हैं 200 एलील प्रेजेंट, ठीक है, 200 एलील, क्लियर इतनी बात, 200 एलील होंगे। अब हम अगर बात करेंगे यहाँ पर कि जो एलील होंगे, अगर हम 100 की बात कर रहे हैं, अब इनमें से क्या होंगे 120 एलील, ठीक है, 120 एलील की बात करती हूं, वो कैसे होंगे, हम यहाँ पर एक वो ले लेते हैं कि काले बाल वाले, ठीक है, 2 बाल होंगे, हम काले बाल वाले ले लेते हैं, काले बाल वाली जातियां होंगी कुछ, और कुछ क्या होती है भूरे बाल वाली जाति, ठीक है। इन 200 में क्या है, इन 100 में क्या है, कुछ जाति कैसी है काले बाल वाली है और कुछ जाति भूरे बाल वाली है, समझना है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, अगर हम इनके एलील की बात करते हैं, भूरे काले बाल की एलील की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, इन 200 के अंदर ही होंगे उनके एलील भी, और भूरे बाल की बात करते हैं तो वो भी क्या होंगे 200 के अंदर ही होंगे, ठीक है। अब 200 में से 120 जो होते हैं वो आप समझ लीजिए कि काले बाल वाले होते हैं, काले बाल वाले जीन होंगे, क्लियर, एलील होंगे। और यहां पर हम अगर बात करते हैं जो 80 होगा वो आपके भूरे बाल वाले एलील होते हैं। इतनी बात किस किस को क्लियर हो गई, जल्दी बता दीजिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड अश्विनी, विनय मौर्य, प्रियंका राय। हाँ, या फिर आप ये मत सोचना कि मैंने 120 लिया है तो आप भी 120, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक जाति होंगे, आप भी अपने वातावरण में देखोगे, किसी की आंखों से कंपेयर कर सकते हो, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की भूरी होती है ना, मनुष्य भी तो अलग अलग जाति है,
मनुष्य की एक जाति है, लेकिन उसके अंदर जो एलील के कारण जो परिवर्तन हो गए हैं कि वहां पर किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है ना। उसी प्रकार बालों के कलर भी सबके चेंज होते हैं, किसी के भूरे होंगे, किसी के काले होंगे, किसी के सफेद होंगे, ऐसे भी रहते हैं, है ना। और उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे किसी की नाक की, तो उसके नाक में भी क्या होगा, किसी की नाक लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। तो ये क्या होंगे, एलील में चेंजेस हो गए। तो यहाँ पर 100 जातियों में से 200 एलील थे, इनमें से 120 एलील काले बाल वाले थे और 80 जो थे वो भूरे बाल वाले थे। क्लियर। अगर मैं ये पूछूंगी आपसे कि काले बाल, हमने काले बाल को P से डिनोट कर दिया और भूरे बाल वालों को Q से डिनोट कर दिया, समझ में आ गया इतनी? ठीक है, ठीक ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने काले बाल वाले को किससे कर दिया, P से डिनोट कर दिया और भूरे बाल वालों को हमने Q से डिनोट कर दिया। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर मैं पूछूंगी कि काले बाल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, ये P से हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ब्लैक हेयर है, ब्लैक हेयर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, P है। ठीक है, और यहां पर अगर हम ये बात करेंगे किसकी, जो क्या है, ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी Q से डिनोट कर रहे हैं आप। क्लियर। अब हम किसकी बात करेंगे कि जो ये गुण लिया है हमने, है ना, हमने क्या लिया है, हमने एक कैरेक्टर लिया है यहाँ पर, किसका, काले बाल और भूरे बाल का। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलाकर के वो हमेशा क्या रहती है, हार्डी बीनबर्ग के अनुसार वो हमेशा एक रहती है। किसी भी जाति की जो भी क्या होंगी, ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे हम, ठीक है, अगर हम इनके क्या गुणों की फ्रीक्वेंसी दे रही है, दोनों को मिलाकर के बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि P प्लस Q ऑलवेज क्या रहेगा, एक रहता है, यानी कि इनके कैरेक्टर जो होंगे उसकी आवृत्ति हमेशा एक रहती है। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलिए ये बात तो सबको समझ में आ गई ना। ठीक है, अब अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं, 120 और 80 का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जल्दी बताइए। 120 और 80 का हम अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जल्दी बताइए, कौन बताएगा। 120 और 80 का अनुपात निकालते हैं तो क्या आंसर निकलता है, जल्दी बताइए। बापू मौर्य, शिवम, अवधेश, विशाल गुप्ता, आदित्य कुमार, बताइए बताइए, अश्विनी, निशात, ये समझ में आ गया कि हमने जब दोनों गुणों को लिया है तो अगर हम उनकी आवृत्ति की बात करेंगे तो वो हमेशा एक रहती है। हार्डी बीनबर्ग के अनुसार आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहेगी उनकी। क्लियर। बताइए अब 120 और अगर हम 60-80 की बात करते तो इसका अनुपात क्या निकलेगा। अब मैंने तो 12 और 8 करके भी दे दिया आपको, इसका अनुपात बताइए। 1:4। अच्छा, प्रियंका राय कह रही है 2:3। ठीक, अच्छा शिवम, अच्छा मैथ्स नहीं है ना, अच्छा हाँ आप लोगों की मैथ्स नहीं है तभी। सही 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 सही, कौन है सही, दो से ही कटेगा ना, क्योंकि 2 के 2 6 जा और यहां पर 2 4 जा 8 4, कितना निकल रहा है इसका अनुपात, 1:5। किसका सही होगा, प्रियंका राय 2:3, 2:3 निकलेगा। तीन अनुपात 2 निकलेगा आपका, जिस जिसका आंसर 3:2 है वो सही होंगे, उल्टा नहीं, 3:2।
अनुपात बताया मैंने 3:2 निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो अनुपात होगा वो क्या निकला, 3:2। यानी 4 के टेबल में देख रहे हो ना, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। आया कुछ, थोड़ा 2 के टेबल से नहीं काटना था, 4 के टेबल से। बताइए समझ में आ गया अनुपात कैसे निकालते। मैथ्स के उसमें पढ़ोगे तो आपने देखा कि 8 और 12 अगर आ रहा है तो वो 4 के टेबल में भी आता है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अनुपात क्या निकल गया, 3:2। 3:2 निकल गया। अब हम इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे इसमें, ये क्या निकल गया इसका 3:2, इसका अनुपात निकला है। क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम देख रहे हैं कि 3:2 निकल गया। अगर हम इसको चेंज करते हैं किसमें, कि अगर हम बात करेंगे इसको चेंज करोगे आप पॉइंट में चेंज करोगे तो 0.3 प्लस 0.2 इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं इस प्रकार से अनुपात निकाल करके, अगर मैं आपसे अब ये पूछूंगी कि अगर मुझे ब्लैक हेयर वाली यानी कि P की वैल्यू जाननी होगी, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है Q इक्वल टू 0.3, P आपको बताना है और आपको पता है कि आवृत्ति आपके पास क्या है, 1 है। तो इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। Q की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू क्या है, क्या निकलेगी P की वैल्यू बताइए। अब आप क्या करोगे, आपको समीकरण पता है ना, P प्लस Q इक्वल टू 1, ठीक है। पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ, उसके बाद समझ लेना, ठीक है। पहले सिंपल हमने समझ रहा है, P की हमें वैल्यू नहीं दी गई है तो P रखेंगे प्लस Q की वैल्यू कितनी दी है 0.3 इक्वल टू 1, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना होगा, ये 0.3 माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस 0.3। अब माइनस करो कितना आएगा, P इक्वल टू 0.7 आ रहा है ना। तो यहां पर क्या हो गया, जो आपकी P की वैल्यू निकली है वो क्या है 0.7। तो इस प्रकार से वैल्यू को निकाला जाता है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर इतनी बात कि कैसे आप फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। या तो आप क्या निकाल सकते हो, P की वैल्यू निकाल सकते हो या तो Q की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। P यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि समयुग्मजी की वैल्यू निकालनी है और अगर ये पूछ दिया जाए कि अप्रभावी समयुग्मजी की वैल्यू निकालनी है तो ये इस प्रकार निकलेगी। क्लियर। हाँ बस ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर भी आ गए हैं मेरे पास। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन फिर आपको देती हूँ, ठीक है। अब आपको निकालनी है Q की वैल्यू। Q की वैल्यू ज्ञात करें, अगर P होगा आपका, P का मान होता है 0.2, तो आपको ज्ञात करना है P की वैल्यू क्या होगी, समयुग्मजी की वैल्यू बताइए। हाँ बिल्कुल, नॉलेज, हम डेली आते हैं आपके क्लास लेने। ये मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ क्योंकि आपके शायद आगे एग्जाम, कभी आप एग्जाम दोगे तो उसमें आ सकता है या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। सिंपल क्या करना है आपने, यहाँ पर सिंपल क्या कर दोगे, वापस PQ की जगह में आप P की जगह 0.2 रख लोगे, फिर 0.2 को इधर भेज दोगे तो वो 10 से माइनस हो जाएगा 0.2 यानी कि 0.8। निशा मौर्य का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए बस इतना ही है, ठीक है। बस ये बताना है, उन्होंने आवृत्ति कही थी स्थिर, मेन बात तो जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि उनकी ये समीकरण याद रखनी है। इस समीकरण को याद करने का आपको अच्छा जो तरीका होगा, अपने 10th में मैथ्स पढ़ी है तो उसमें आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर देखा होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पर आपने सिर्फ एक रखना है, वहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, लेकिन आपको क्या करना है, ये p² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2pq और इक्वल टू 1, यही जो समीकरण है वही हार्डी बीनबर्ग की समीकरण है। क्लियर, इजी वे है समीकरण याद करने का। चलिए आगे, ठीक है। अब देखिए तो मेन चीज क्या थी, हार्डी बीनबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया था उनके अनुसार आगे जब पीढ़ियां बढ़ रहेगी,
ठीक है, क्योंकि वो एक ही स्थान पर रह रही है और वो आपस में ही ब्रीडिंग कर रही है। तो यानी कि जो आगे संतति में आने वाले जीन होंगे वो सभी अपने पेरेंट्स के समान ही होंगे। जो भी संतति पैदा होंगी उनमें जितने भी जीन्स बनने वाले हैं वो सब अपनी संतति, अपने माता पिता के समान ही रहेंगे। इसलिए वहां पर क्या हमें जैव विकास को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर इतनी बात, क्योंकि एक ही जाति में ब्रीडिंग हो रही है। बस इतना ही था उनका सिद्धांत। अब उनके सिद्धांत को प्रभावित किन किन कारकों ने करा, हम उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। हम देखेंगे कि एक जीव संख्या एलील की आवृत्ति में परिवर्तित होने से आनुवांशिक संतुलन में भी बदल जाएगा। जब जीन में परिवर्तन होगा, यानी एक संतति जब किसी एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह जाएगी, यानी उसके जो जीन होंगे, इस संतति इस एरिया में जो क्या होंगे, जीव जाति होगी, उसके जीन्स क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, इसमें ए पाया जा रहा होगा, इसके जीन क्या होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। क्लियर, और इसकी जो संतति होगी, यहाँ दूसरा एरिया होंगे, इसके जो जीन होंगे वो कुछ और होंगे। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ पर क्या होंगे, इसके जो जीन होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल ए। अब ये जो ये जाति होगी ये अपने एरिया को छोड़ देगी और वो यहाँ आकर के किसी इस जाति के साथ ब्रीडिंग करेगी, तो इनकी संतति कैसी पैदा हो जाएगी, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कभी ऐसी संतति पैदा होगी, या उनमें और कोई जीन होंगे, उस कारण से वो जो अगले क्षेत्र में चली गई है वहां पर संतति क्या होगी, कुछ बदली हुई दिखेगी हमें। ठीक है, तो यानी वहां पर हम पता कर सकते हैं, जब वो संतति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी तो हमें वहां से ये पता चल जाएगा कि वहां पर जैव विकास हुआ है। लेकिन हार्डी-बीनबर्ग के अनुसार कोई जैव विकास नहीं हुआ है अगर उनकी समीकरण को फॉलो किया जाए। क्लियर, तो आप देखेंगे इसी के परिणाम स्वरूप विकास होता है, यानी अगर हार्डी-बीनबर्ग के अनुसार देखा जाए तो विकास नहीं होता है, लेकिन अगर हम उनके अनुसार यानी कि उनको जो प्रभावित करने वाले कारक को रखेंगे तो तब हम देखते हैं किस प्रकार से जैव विकास होता है। बस इतना ही समझना है। अब वो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं हार्डी-बीनबर्ग की समीकरण को, तो यहाँ पर सबसे पहले जीन पलायन। तो जीन पलायन मैंने आपको समझा दिया, एक जाति जब क्या होगी दूसरे एरिया में चला जाती है, उसके पश्चात वो उस जाति के साथ ब्रीडिंग करेगी और वहां आगे संतति बनाएगी। क्लियर, तो इसे हम जीन पलायन कहते हैं, क्योंकि उस जाति के साथ साथ उसके अंदर के जीन भी जाएंगे। ठीक है, तो वो जीन पलायन हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम ये जीन प्रभावी कहते हैं। ठीक, अब क्या होगा, आनुवांशिक विचलन की बात करेंगे। तो ये जो पूरे पॉइंट है ना, ये सब डीएनए से ही रिलेटेड है। तो आप इसको ये समझ सकते हो कि डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं, जीन, क्योंकि डीएनए में चेंज होगा तो जीन्स में चेंज होंगे। ठीक है, जीन्स में चेंज हो गया तो एलील्स में भी अपने आप ही चेंज होने लग जाएंगे। तो यही क्या होगा, यहाँ जो ये पूरे पॉइंट है, बस ये क्या दे रखा है, जीन पलायन, यानी कि जाति एक स्थान से दूसरे स्थान गई तो जीन भी पलायन हो गए उसके साथ, और उसके बाद उसने जो नई जातियों का निर्माण करा उसे हमने कहा जीन प्रवाह या जीन क्या आनुवांशिक प्रभाव भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, आनुवांशिक विचलन कैसे हुआ, ये जीन यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई, इसने इनकी जाति के साथ ब्रीडिंग करी, ये व्हाइट वाली बना देती हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगी, आगे जब इसकी पीढ़ी बढ़ती रहेगी तो यहाँ पर ये अपनी जाति का विकास करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, अपनी जाति का भी विकास करेगी, इसकी जाति तो होगी। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आनुवांशिक विचलन। क्लियर, इसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। जब यहाँ पर क्या होगा, इसकी यहाँ की जाति समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर इसने अपनी नई जाति का निर्माण कर दिया किसी और जाति के साथ मिलकर के, इसे हम फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। बस इतनी बात क्लियर रखनी है। क्लियर, उत्परिवर्तन यानी कि आपने परसों ही उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि जीन की संरचना में किसी भी प्रकार का जो उत्परिवर्तन होगा वो भी हार्डी-बीनबर्ग की समीकरण को कर सकता है, क्या इफेक्ट डाल सकता है, प्रभावित करेगा। अगर किसी भी संख्या कहीं पे भी क्या हो गया, जीन में या डीएनए में कुछ बड़ा सा उत्परिवर्तन हो गया तो उस कारण भी क्या हो सकता है, आगे विकास होगा। ये सारे कारण है कि ये विकास को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन जो हार्डी-बीनबर्ग की समीकरण है या हार्डी-बीनबर्ग का सिद्धांत है वो विकास के आगे, वो क्या कह रहा है कि जैव विकास फिर आगे होगा नहीं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। ठीक है, आनुवांशिक पुनर्संयोजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रखा है, ये ऊपर है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि डीएनए का पुनर्संयोजन होगा तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, यानी जैव विकास होगा। फिर प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति वर्ण भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से प्रकृति यानी कि जो जीव संघर्ष करके आगे बढ़ गया
है ना, उसके आगे ही जीन प्रकृति के द्वारा चुने जाएंगे, अर्थात वही जीव जब आगे आगे संतति पैदा करेगा तो उस जीन का अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए हमने उसे क्या, प्रकृति वरणवाद भी किसको अफेक्ट करता है, सब हार्डी-बीनबर्ग के सिद्धांत को इफेक्ट करते हैं। तो मतलब टोटल मिलाकर यही बात है कि जो हार्डी-बीनबर्ग का सिद्धांत दिया गया है उसमें जैव विकास देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होगी, एक ही क्षेत्र के अंतर्गत जो जातियां होंगी वो आपस में ही ब्रीडिंग करेंगी, यानी कि वो जीन क्या होंगे, उनके जीन समान होंगे, तो आगे संतति में भी समान जीन जाएंगे। ठीक है, और जो इफेक्ट, जो ये सारे प्रभाव है जो हार्डी-बीनबर्ग की सिद्धांत को प्रभावित करेंगे, इन कारण से क्या होता है, जैव विकास होता है। टोटल समझ में आ गई कि मेन बात क्या होनी है कि हार्डी-बीनबर्ग ने कहा कि यहाँ पर क्या होगी, अगर जीन में कोई चेंजेस नहीं है, एक ही जाति के समूह ब्रीडिंग करेंगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहेगी, जो जातियों में जीनों के लक्षण होंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, विनय मौर्य कह रहे हैं यस मैम, बापू मौर्य, मोनू यादव, अश्विनी, आदित्य कुमार, ठीक, सबको क्लियर है ना? बस यही है, मेन चीज यही है, और एक समीकरण याद रखनी है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये क्लियर रखना है। क्लियर? चलिए आगे है। हाँ, अब देखेंगे, अब वही बात मैंने बताई है आपको, बस वो थ्योरी में लिखी है कि हार्डी-बीनबर्ग सिद्धांत एक कल्पना है जो यह बताती है कि यदि परिवर्तन ना हो तो जीन की आवृत्ति किसी बड़ी आबादी में समान बनी रहती है। ठीक है, यानी कि वहां एक क्षेत्र के लोग क्या है, आपस में ही ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनकी ही संतति बन रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वहीं के लोग वहीं की ब्रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो आवृत्ति क्या होगी, समान ही बनी रहती है, बस ये मतलब इसका। ठीक है, लेकिन अगर ये नियम लागू तभी होता है, यदि यह नियम लागू होगा तो आबादी में जैव विकास अनुपस्थित होता है। तो टोटल मिलाकर जो हार्डी-बीनबर्ग दिया गया है उसके द्वारा अगर हम देखा जाए तो जैव विकास हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई चेंजेस ही नहीं हुए हैं जीनों में, तो फिर जैव विकास कैसे देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, यानी कि वहां पर विकास की क्रिया रुक जाती है। परंतु हम जानते हैं कि आबादी स्थिर नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन आप सभी को पता है क्योंकि आपने तो जैव विकास के प्रमाण पढ़े हैं, आपने देखा है अवशेषीय अंग जो पहले पूर्वजों में यूज होते थे लेकिन आज के टाइम में यूज नहीं हो रहे हैं, वो आपने देखा, संयोजी कड़ियां आपने देखी, कितने सारे आप पहले से पढ़ते आ गए हो जैव विकास के पॉइंट सारे, तो आपको पता है कि जैव विकास हुआ है, उसके प्रमाण मौजूद है जीवाश्म के रूप में, बहुत सारी, है ना? हाँ, बस समझ में आ गया क्योंकि वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। हाँ, कोई बात नहीं, आ गया ना? मेन चीज बस सिंपल है कि क्या है वो। ठीक, चलिए अब देखेंगे इसमें विकासशील बल। अगर देखेंगे, आप सभी को पता है कि उत्परिवर्तन भी होगा, प्रवास, क्योंकि आप उत्परिवर्तन डीएनए वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है ना? प्रवास, क्योंकि प्रवास का कैसा असर, एक जाति का, मैंने कहा ना इंडिया वाला जरूरी तो नहीं है कि इंडिया वाले के साथ ही ब्रीडिंग करेगा, वो अमेरिका चला जाएगा, वहां किसी से शादी कर लेगा तो वहां संतति उत्पन्न करेगा ना अपनी, तो यानी उसके जीन इंडिया से ट्रांसफर हो गए हैं अमेरिका में, है ना? तो वहां पर वो जिससे शादी करेगा तो उसके जीन अलग, फिर जाकर के नई संतति का निर्माण होगा, है ना? इस प्रकार से यही बताया गया है, क्योंकि ये सब क्या है, जैव विकास के प्रमाण होंगे, तो यही कार्य करते रहते हैं और आबादी के सदस्यों में जीन की आवृत्ति बदलती रहती है। ठीक है, अगर जीन की आवृत्ति नहीं बदलेगी तो जैव विकास होगा ही नहीं, और जीन की आवृत्ति बदलती है क्योंकि इसके प्रमाण भी पता है हमें, तो यानी कि जीन की आवृत्ति बदलेगी तो जैव विकास होगा। क्लियर? जीन की आवृत्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही विकास होता है, ये मैंने आपको बता दी है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक हम अभी पढ़ चुके हैं, उत्परिवर्तन, प्रवास, जीन पलायन, आनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक वरण। ठीक है, जो कि क्या थे, हार्डी-बीनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करते थे। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया कि हार्डी-बीनबर्ग सिद्धांत है क्या? सेम, बस मेन याद रखना है कि जीन का खेल है, अगर जीन चले गए इधर उधर तो वहां पर क्या हो गया, हार्डी-बीनबर्ग सिद्धांत प्रभावित हो गया, फिर यानी जैव विकास होगा ही होगा। लेकिन ये कल्पना थी, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हार्डी-बीनबर्ग के अनुसार जीन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे, उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, आपस में ही ब्रीडिंग होगी और वही संतति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। क्लियर? सबको अच्छे से क्लियर? जीत तोमर, विनय मौर्य, विशाल, अभिषेक, आदित्य, बापू मौर्य, प्रवीण पटेल,
हाँ ठीक है, रोहित, प्रियंका राय, बस यही था आज का। और ठीक है, फिर कल आपने मानव विकास पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म और फिर हम मानव सूक्ष्म जीव में चलेंगे। तो फिर हाँ ठीक है, आशुतोष त्रिपाठी, स्वागत है आपका। अभी क्लास तो खत्म हो गई है, लेकिन कल आ जाना आप। चलिए ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी, मैंने इसके वैसे स्क्रीनशॉट दिए नहीं। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही क्या है, मेरे लिए एनर्जी है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो बाकी तो फिर आपकी और अपने फ्रेंडों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास को ले सके।